नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस, और साइंस में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब सेकेंड चैप्टर, फिजिक्स की दृष्टि से यह सेकेंड चैप्टर है, यानी कि फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोली दर्पण हम लोग पहले पढ़ेंगे कि गोली दर्पण होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम दर्पण के लिए सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गोली दर्पण होता क्या है। एक बात ज़रा सोचिए, कोई गोली या कांच हो, मान लीजिए यह कांच का एक खोखला गोला है, यानी कि गोली या कांच है। अब इसको आप काट दीजिए, किसी हिस्से को काट दीजिए। काटेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, कुछ मिलेगा। अब इसके एक साइड की तरफ कलई कर दीजिए, चांदी की कलई या पॉलिश कर दीजिए। तो पॉलिश आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो आप इधर भी पॉलिश कर सकते हैं। ये हमने पॉलिश किया, चांदी की कलई या पॉलिश किया। आप चाहेंगे तो इधर भी आप पॉलिश कर सकते हैं। तो ये जो दर्पण बना है वह गोली दर्पण कहा जाएगा। यानी कि परिभाषित हम कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। समतल पृष्ठ होता है तो समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका पृष्ठ क्या हो, गोली हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय पृष्ठ बोलेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, देखिए यह कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। यदि मैं हाथ से आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका कोई कांच का खोखला गोला है, बीच में खाली है, देखिए बीच में खाली हो गया। अब इसको काटना है, काटिए। ये मैंने काटा ऐसे, देखिए ये आपका गोली कांच हो गया, इसको मैंने काटा तो आपको कुछ ऐसा आकृति, बीच में खाली है ना, तो कुछ ऐसा आकृति मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, आप इधर पॉलिश करेंगे तो इधर से आपको प्रकाश का परावर्तन होगा, इधर पॉलिश करेंगे तो इधर प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाए या पॉलिश कर दिया जाए तो उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, आप समझ सकते हैं। हम किस पृष्ठ पर चांदी की कलई कर रहे हैं इस आधार पर, ठीक है ना, या परावर्तन किस पृष्ठ से हो रहा है इस आधार पर गोली दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक का नाम हम दिए हैं अवतल दर्पण, और एक का हम लोगों ने नाम दिया है उत्तल दर्पण। तो पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। प्रकार, तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को हम लोगों ने नाम दिया है अवतल दर्पण, और एक का हम लोगों ने नाम दिया है उत्तल दर्पण। यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सवाल ये है कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे, सवाल ये है कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कांच के खोखले गोले को ये काटा है, ये दबा हुआ पृष्ठ है और इधर उभरा हुआ पृष्ठ है। ये जो पृष्ठ है वो क्या है, उभरा हुआ पृष्ठ है, और ये जो पृष्ठ है वो क्या है, दबा हुआ पृष्ठ है। तो जब आपका उभरे हुए पृष्ठ पर आपका चांदी की कलई किया जाए
ठीक है ना, ये कलई किया गया है। और प्रकाश का जो परावर्तन हो, ये प्रकाश का जो परावर्तन हो वह कहाँ से हो? दबे हुए भाग पर से हो, दबे हुए भाग। तो यह कहलाता है आपका अवतल दर्पण। यदि यहीं इसी का उल्टा कर दिया जाए, यदि चांदी की कलई हम दबे हुए भाग पर करें, इधर आप कर दीजिए, ये कलई किया गया है, और प्रकाश का जो परावर्तन हो वह उठे हुए भाग से हो। ये प्रकाश का परावर्तन कहाँ से है? उभरे हुए भाग से हो रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक का हम लोगों ने नाम दिया है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। एक का नाम दिया है हम लोगों ने उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है कि जब चांदी की कलई उठे हुए भाग पर किया जाए और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसपे दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो और प्रकाश का परावर्तन जो है वो उभरे हुए भाग से हो, तो इस तरह का जो दर्पण होता है उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कि गोली दर्पण में क्या क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अब। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित हम अब आप लोगों को बताएंगे परिभाषाएं। तो पहले मैं बताने जा रहा हूं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव यानी कि पोल। आप एक दर्पण लीजिए, चाहे उत्तल ले लीजिए चाहे अवतल दर्पण ले लीजिए। ये मैं कौन सा दर्पण लिया हूं आप समझ सकते हैं, अवतल दर्पण है। और ये मैं कौन सा दर्पण लिया हूं ये आप समझ सकते हैं, ये मैं लिया हूं उत्तल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जो दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी कि इधर वाला ये जो देखिए, ये इधर वाला जो पृष्ठ है ना, ये जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये जो पृष्ठ है वह परावर्तक पृष्ठ कहा जाएगा। ये जो पृष्ठ है, ये देखिए जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, ये जो पूरा पृष्ठ है, इधर वाला जो पृष्ठ है, यानी कि यह पृष्ठ ये यहाँ तक जो पृष्ठ है वह परावर्तक पृष्ठ कहा जाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका मध्य बिंदु कहीं ना कहीं होगा भाई। उसी तरह से इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कहीं ना कहीं होगा। तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको हम किससे दिखाए हैं? P से दिखाते हैं, P फॉर पोल। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आपने पोल समझ गया। अब मैं वक्रता केंद्र आपको बताता हूं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है?
वक्रता त्रिज्या क्या होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वक्रता केंद्र क्या होता है ये आपको समझना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात जरा बताइए, आपने में शुरू में पढ़ा है कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये किससे बना होता है? किसी कांच के खोखले गोले से बना होता है। तो जो गोली दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले से बना है ना, उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को हम उस दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह जो दर्पण है यह किसी न किसी कांच के खोखले गोले से क्या होगा? बना होगा। उसी तरह से यह भी जो दर्पण है यह भी कांच के किसी खोखले गोले से बना होगा। तो इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा ना, वह इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। सी से दिखाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये जो होगा केंद्र इस खोखले गोले का, उसे हम सी से दिखाएंगे और वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र का किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, भाई वक्रता त्रिज्या होती क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होता है ये हम लोगों को सोचना है। तो आप ये बता सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है ना, उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और आर से निरूपित करते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का जो त्रिज्या होता है, उस त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद आता है बारी मुख्य अक्ष की, कि भाई मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है ना, यानी कि मुख्य अक्ष माने प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये समझना है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, ये मिलाने वाली रेखा, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जो दर्पण का केंद्र है और जो ध्रुव है दर्पण का, उसको मिलाने वाली जो रेखा है, बीच की दूरी नहीं, मिलाने वाली जो यह रेखा है, उस रेखा को हम लोगों ने नाम दिया है क्या? मुख्य अक्ष। यह है आपका मुख्य अक्ष। ये आपका है क्या? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है।
फोकस क्या होता है ये समझ लेना है हमें। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस हम कहते किसे हैं ये हमें देखना है। ये देखिए दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये आपको पता ही है अवतल दर्पण है, और ये आपको पता है उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है ये देखना है, और इसमें मुख्य फोकस क्या होता है ये हमें देखना है। तो अवतल दर्पण में आप समझते ही हैं कि उभरे हुए भाग पर कलई होगा, दबे हुए भाग पर परावर्तन होगा। उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर कलई होगा, उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होगा। देखिए मान लीजिए ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगा। वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, यह ध्रुव हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र हो जाएगा, और इसको जो मिलाने वाली रेखा है वह मिलाने वाली रेखा क्या कही जाएगी, मुख्य अक्ष कही जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर आप आपतित किरणें ले लीजिए। इधर से भी ले सकते हैं आप। इसमें भी आप ले लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। देख लीजिए, तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं ये समझना है हमें। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में वास्तव में काटती हैं और उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस जो होता है वह वास्तविक होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो फोकस होता है वह आभासी होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो सवाल यह है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का फोकस है, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आपने फोकस भी जान गया, फोकस क्या होता है। अब आप समझ लीजिए कि अभिलंब क्या होता है।
अभिलंब आप किसे कहेंगे? अभिलंब हम किसे कहेंगे? तो अभिलंब का मतलब लंब से है। तो ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है? अभिलंब होती है। अभिलंब किसे कहते हैं हम? अभिलंब यानी कि नॉर्मल किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के, मान लीजिए कोई गोली दर्पण है, आप कोई गोली दर्पण ले लीजिए। ये मैं कौन सा दर्पण लिया? ये मैंने अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण। और ये मैंने कौन सा दर्पण लिया? ये मैंने लिया उत्तल दर्पण। तो मैंने लिया है अवतल दर्पण लिया है और उत्तल दर्पण लिया है। अब देख लीजिए, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया, इसका ध्रुव ये हो गया। ध्रुव को P से हम दिखाएंगे, वक्रता केंद्र को हम दिखाएंगे C से दिखाएंगे, और फोकस को हम दिखाएंगे, फोकस यहाँ होगा तो उसे हम F से दिखाएंगे। ये तो हमें अभिलंब देखना है कि अभिलंब का मतलब क्या होता है। तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को, गोली दर्पण का ये देखिए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, गोली दर्पण के कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, ठीक है। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, उसे हम अभिलंब बोलते हैं। तो ये देखिए, गोली दर्पण पर आप मान लीजिए ये बिंदु आपने लिया। अब इस बिंदु को आप वक्रता केंद्र से मिलाइए तो ये किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। आप गणित में भी पढ़े होंगे कि वृत्त की दो त्रिज्या होती है, वह स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ध्यान देना है, यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इसीलिए यह एक तरह से त्रिज्या है, गोली दर्पण के लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो इसको हम लोग अभिलंब का नाम दिए हैं। तो अभिलंब किसे कहेंगे? गोली दर्पण के किसी बिंदु को, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु आप ले लीजिए, इस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है ना, जो रेखाखंड है ना, उस रेखाखंड को ही हम क्या नाम दिए हैं? अभिलंब नाम दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इधर ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब इस पर आप कोई ले लीजिए, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए। तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है, ये रेखाखंड है, इसको मिलाने वाली, यानी कि दर्पण के किसी बिंदु और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, उसे हम दर्पण का क्या नाम दिए हैं? अभिलंब नाम दिए हैं। तो अभिलंब का मतलब क्या है? दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। तो आप अभिलंब भी समझ गए, फोकस दूरी भी समझ गए। अब समझ लेते हैं कि द्वारक क्या होता है। द्वारक, द्वारक क्या होता है ये समझ लेना है। द्वारक देखिए क्या होता है। गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो द्वारक समझ लेना है कि क्या होता है द्वारक। देखिए, द्वारक क्या होता है ये समझिए। जैसे आप कोई गोली दर्पण ले लीजिए, ये आपने लिया, ये आपने लिया। अब आप कलई भाई इधर भी कर सकते हैं, कलई आप इधर भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका गोली दर्पण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ये मैं कौन सा दर्पण लिया हूँ आपको पहचानना आ जाना चाहिए।
अवतल दर्पण मैंने ले रखा है। ये मैंने कौन सा दर्पण ले रखा है? उत्तल दर्पण ले रखा है। एक बात जरा सोचिए, गोली दर्पण का द्वारक, जो परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ मैं अभी बताया हूं कि दर्पण के जितने हिस्से से, दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस भाग को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो पृष्ठ है ना, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मेरा मार्कर चल रहा है, ये देखिए यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, और इस परावर्तक पृष्ठ का ये व्यास है, ये परावर्तक पृष्ठ का यह व्यास है। वैसे ही यह परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है जिधर मेरा मार्कर जला है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये इस परावर्तक पृष्ठ का क्या है? व्यास है। तो यह जो व्यास है ना, उसे ही हम गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोली दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल के, ठीक है ना, परावर्तक तल के हम लोग जो व्यास होता है, उस व्यास को ही गोली दर्पण का द्वारक कहते। अब हम लोग अंतिम पढ़ लेते हैं, फोकस तल क्या होता है? फोकस तल किसे कहा जाता है? फोकस तल, तो आपको तल आना चाहिए। फोकस तल, फोकल प्लेन, फोकस तल होता क्या ये समझ लीजिए। पहले तल का मतलब समझ लीजिए। तल का मतलब आप व्हाइट बोर्ड से समझ सकते हैं कि इसको एक तल कहा जा सकता है। पेपर, आप बुक का जो पेपर है, पृष्ठ है, उसको आप समतल कह सकते हैं। छत, फर्श, ये समतल के उदाहरण है, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो ये अमाप है, ये क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। विस्तार जो है अनंत होना चाहिए। तो फोकस तल क्या होता है ये समझ लेना है हमें। जैसे मान लीजिए कोई गोली दर्पण ले लीजिए, तो मैं दोनों दर्पणों के लिए समझा रहा हूँ। ये इधर वाला मैं ले रहा हूँ उत्तल दर्पण, और ये मैं ले रहा हूँ अवतल दर्पण। इसका नाम है फोकस तल। तो बिल्कुल जो नाम है वही परिभाषित है। कैसे? ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। इसके बीच में आपका क्या होता है? फोकस होता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कही जाती है। ये वक्रता केंद्र है। फोकस तल क्या होता है ये समझना है। तो ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरता है, यहाँ पे तल होना चाहिए भाई। ये तल है, देखिए ये जो तल है, ऐसे ऐसे कोई तल है। यह जो मैंने तल बनाया है, ठीक है ना, यह जो तल है वह कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है, और मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है। तो इस प्लेन को, इस तल को हम फोकस तल का नाम दिए हैं। तो फोकस तल किसे कहते हैं? ऐसा तल जो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरे तथा मुख्य अक्ष पर क्या हो? लंब हो, उस तरह के तल को हम फोकस तल कहते हैं। तो आप गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ा आपने कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इनके बारे में आपने पढ़ा। फोकस तल क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये आपने पढ़ा। अभिलंब क्या होता है ये आपने पढ़ा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किरण आरेख क्या होता है, और किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, और किरण आरेख खींचने के कौन कौन नियम है। किरण आरेख खींचने के लिए किन किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किरण आरेख, रे डायग्राम,
किरण आरेख का मतलब क्या है? आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जब कोई वस्तु उत्तल या अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर है या अनंत पर है या फोकस या अनंत के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको किरण आरेख के माध्यम से निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, किरण आरेख बनाइए, ऐसे कर सकता है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि किरण आरेख होता क्या है, उसको कैसे खींचा जाता है, उसको खींचने की कौन कौन नियम है, किन किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। किरण आरेख क्या होता है? तो किसी गोली दर्पण द्वारा, किसी दर्पण द्वारा, चाहे कोई लेंस द्वारा। तो लेंस पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे परिभाषा पुनः एक बार दोहरा देंगे। यहाँ पे हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल दर्पण से संबंधित हम दे रहे हैं परिभाषा। तो किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, कैसा बना है, इसको हम किरणों से निरूपित करते हैं और इसे ही हम किरण आरेख कहते हैं। यानी कि किसी दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसको हम किरणों द्वारा निरूपित करते हैं और इसको हम किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख जानने के लिए आपको 3 नियम है, यानी कि 3 प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है। किरण आरेख जानने के लिए 3 प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 3 नियम है। कौन कौन? प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट रूल। देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, 3 तरह की किरणों का, किन किन किरणों का प्रयोग करते हैं। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर और वस्तु से होकर जाने वाली किरणों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वस्तु से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, मुख्य फोकस से जाने वाले किरणों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 3 नियम है। किन किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? पहला, वस्तु से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा, वस्तु से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण का। तीसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? वही जो मैंने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। अर्थात प्रथम नियम ये है कि ये आपने कोई दर्पण ले लिया, इधर कोई वस्तु है, अब इस वस्तु के सिरे से लेना है, वस्तु के सिरे से, और मुख्य अक्ष के समांतर लेना है ये किरण। ठीक है, तो ये जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। तो एक ये हम किरण लेंगे। कौन सी किरण लेंगे? वस्तु से और मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण लेंगे। दूसरा नियम क्या है? यदि आप उत्तल दर्पण के लिए देखना चाहेंगे तो ऐसे हम ले सकते हैं ये, तो ये क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा ना, लेकिन पीछे मुड़ आएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। और पहले मैं बता चुका हूँ कि उत्तल दर्पण में फोकस आभासी होता है और अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है। दूसरी प्रकार की किरण हम क्या लेते हैं? फोकस से होकर जाने वाली किरण लेते हैं। ये देखिए, ये इसका फोकस है। तो जब कोई फोकस से होकर किरण आएगी तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ऐसे ही यदि उत्तल दर्पण के लिए आप देखना चाहेंगे तो इसका ये फोकस है ना, तो फोकस की तरफ जो किरण आ रही है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगा। तो यह दूसरा नियम है, यह सेकेंड रूल है। पहला रूल क्या है कि वस्तु से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित किरण लेते हैं।
तो यदि अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस से जाएगा, अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल क्या है कि हम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण लेते हैं और मुख्य फोकस से या मुख्य फोकस की तरफ आने वाली जो किरण होती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि हम वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली हम किरण लेते हैं। तीसरा रूल ये है, ये वक्रता केंद्र है। तो आप याद रखिएगा कि जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती है या वक्रता केंद्र से जाती है वह परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से लौट आती है। तो आपने ये समझा कि हम किरण आरेख कहते किसे हैं, तो दर्पण के सम्मुख रखी गई वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हम किरणों की सहायता से निरूपित करते हैं जिसे किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख बनाने के लिए 3 रूल लगाया जाता है, 3 नियम है, 3 प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है। पहली प्रकार की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और वस्तु के सिरे से होकर जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से सिरे से जाने वाली जो किरण होगी वह परावर्तन के बाद या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी या जाएगी। दूसरी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण लेते हैं या मुख्य फोकस की तरफ आने वाली किरण लेते हैं तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी किरण लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो आज हमने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर नहीं, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा जिसका नाम था गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज हमने गोली दर्पण के बारे में पढ़ा और गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनमें जो पार्ट है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। पुनः आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात, हाँ, आपका जो नया सिलेबस है वह जारी हो चुका है, उसमें 30% की कटौती की गई है। उसकी सूचना हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर मौजूद है। आप उसको देख लें और उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और जो भी आपको दिक्कत होती है वह कमेंट करके हमें बताएं, हमें सूचना दें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ तो जो नया सिलेबस है उसकी जो सूचना है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां से डाउनलोड कर लें और देख लें और उसके हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, अभी से लग जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।